जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन हमारे उन सारे बच्चों के लिए है जो ट्वेल्थ में है और ट्वेल्थ बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और जिनको ट्वेल्थ बोर्ड 2025 में देना है। अभी टाइम बहुत कम रह गया है। ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। एक तरह से बच्चों लोग के लिए, हमारे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी प्रेशर से गुजर सकते हैं। हम उनके परेशानी को समझ सकते हैं। आ, अभी जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको अभी अब जो टाइम बचा हुआ है, जो भी 3-4 महीना, तीन मुश्किल से 3 महीना बाकी है, अभी हम लोग को कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसा होना चाहिए, कैसे आप टेस्ट देंगे, इन सारी बातों को लेकर के डिस्कशन है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी एक सही गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको इसमें कहीं लैक हुआ तो आप रास्ते से भटक सकते हैं। फिर आपका मंजिल जो है, मतलब मंजिल कहीं और आप किसी और डायरेक्शन में रहेंगे तो बहुत ही मतलब परेशानी हो सकती है। तो ये है हम लोगों का सही समय पर सही गाइडलाइन। अभी आपको समझ लेना चाहिए, अभी वो समय है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही एक मतलब एक प्लान्ड वे में आपको काम करना चाहिए, एक नीति की तरह। मतलब एक पेपर लीजिए, पेन पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और थ्रू आउट मतलब एग्जामिनेशन तक आप उसको फॉलो करिए। तो ये बात है, सही समय पर सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन और सही मार्गदर्शक, आपको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। क्या करना है वो भी, और कोई एक बताने वाले भी आपके साथ में होना चाहिए। वो आपके टीचर हो सकते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हो। मतलब कोई भी आपको सहयोग करे हर तरीके से। आपके शुभ चिंतक हो सकते हैं, वेल विशर हो सकते हैं, बट आपको मतलब कैसे अच्छा करना है, कैसे परफॉर्म करना है बेहतर, उसी के ऊपर। तो इस टॉपिक पे ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पर यदि बात किया जाए तो हमारे पास यदि आप मंथ देखेंगे तो 3 मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर मतलब अक्टूबर तो अब ये एंड होने वाला है, तो अक्टूबर को तो छोड़ ही दीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब इस मंथ में भाई, इतने मंथ में हमको कैसे अपने तैयारी को हैंडल करना है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और रिवीजन कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम इस कैसे सेगमेंट बनाएंगे, तो ये हम लोग देख रहे हैं। इस म, इस मंथ के बाद जो फरवरी आएगा, तो फरवरी मंथ को बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि फरवरी में आपको कंप्लीटली रेडी हो जाना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको तैयारी करना है, और फरवरी जैसे ही आपको 1 फरवरी आए तो आप ये समझ लीजिए यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर द एग्जामिनेशन देन एंड देयर ओनली, और एट एनी टाइम। फरवरी मंथ में यदि आपको कभी भी बोले कि 1 तारीख, 2 फरवरी, 3 फरवरी, तो आप तैयार हो। ये नहीं कि 14 फरवरी को कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। तो उस समय आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि पिछले साल का जो डेटा है वो आपको पता होगा। फरवरी में मतलब मिड ऑफ फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, और 22 को हमारा इंग्लिश का पेपर था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, और फिर तो फरवरी को तैयारी में नहीं लेना है। तैयारी, प्रिपरेशन नवंबर, दिसंबर, जनवरी को ही हम इंक्लूड करते हैं। चलिए, अब बात आती है गाइडलाइंस फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्या होना चाहिए। तो भाई इस बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे परेशानी है। समस्या ये है, ये मतलब बार बार ख्याल आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, बुक क्या होना चाहिए, कौन सा बुक पढ़े, क्वेश्चन बैंक कैसा लेना चाहिए, सैम्पल पेपर कौन सा ले, है ना, कौन कौन सा फार्मूला याद रखे। या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब इस में बैठे रहते हैं, कहीं से कोई ट्रिक मिल सकता है क्या, उस ट्रिक को लगा दूंगा बन जाएगा, पास हो जाएगा। तो भाई ट्रिक बाद में लगेगा, लेकिन पहले पूरा डिटेल तो समझ लीजिए कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पहले सिलेबस कंप्लीशन पे, कि सिलेबस कब कंप्लीट करना है। जब सिलेबस कंप्लीशन की बात होगी, फिर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है। एंड नो डाउट यदि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो ट्रिक भी मिलेगा, और कैसे वो कॉन्सेप्ट है, क्या वो कॉन्सेप्ट है जिसको लगा करके आप मतलब बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात,
आगे बढ़ने से पहले हमको पिछले साल का डेटा देखना होगा। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर एक नज़र डालते हैं, एग्ज़ाम कब हुआ था। तो पिछले साल मतलब पिछले साल क्या, अभी 2024, 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड 12th का, तो वो हुआ था, इंग्लिश पेपर आपको हुआ था 22 को, केमिस्ट्री 27 को, फिजिक्स 4 मार्च को, मैथ्स 9 मार्च को। अच्छा, मैथ्स के साथ एक और आप देख रहे हैं अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स होता है जो 12th कॉमर्स लेते हैं उनको ऑप्शनल में रखना होता है, तो उनको वो पहले तो ये नहीं था, अब तो मैंडेटरी हो गया, बहुत सारे स्कूल में भी मैंडेटरी कर दिया है कि अप्लाइड मैथ। वो अप्लाइड मैथ्स कोर की तरह ही होता है। अप्लाइड मैथ्स इज जस्ट लाइक कोर, थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है। अप्लाइड वालों को ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है उतना डिटेल में, कैलकुलस पूरा पढ़ना है, बट थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन जो है वो हट गया है, तो वो सब नहीं है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतना डिटेल में नहीं है, वहाँ पर कुछ और पढ़ना है। अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस ऐसे भी है जो कोर मैथ्स में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान है, वैसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें अप्लाइड मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो मतलब बीएससी या बीटेक में पढ़ना है। आपको हम दिखाते हैं, ये अप्लाइड मैथ्स का बुक है, आर डी शर्मा सर का बुक है। आई एम फैन ऑफ बिग फैन ऑफ आर डी शर्मा सर। तो ये अप्लाइड मैथ्स का बुक है, और ये पूरा मतलब ये 12th का बुक है। उसी तरह से 11th का भी आता है, वो 2 वॉल्यूम में आता है, और काफ़ी बेहतरीन बुक है मतलब सीखने के पर्पज़ से। तो ये हो गया। खैर, ज़्यादातर लोग अप्लाइड मैथ्स के लिए एम एल अग्रवाल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम था जो 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो आईटी। तो ये हो गया, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि 22 से आपका 22 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। फरवरी के आप एंड कह सकते हैं या मिड ऑफ एंड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को भी क्या चाहिए कि फरवरी तक कंप्लीट करेंगे सिलेबस, तब होगा, या डेट शीट के लिए बैठे रहेंगे अभी से कि हाँ कब आएगा आएगा तब सोचेंगे, तब तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि अपना तैयारी नवंबर दिसंबर, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग को तैयारी कब कर लेना है, नवंबर, ये जो 3 मंथ है, नवंबर दिसंबर जनवरी, इसी को लेकर के चलते हैं। इस मंथ में इसमें एकदम कंप्लीट तैयारी हो जाना चाहिए, और बाकी मतलब उसके बाद रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ये बात हो गई। तो ये डेट की बात हो गई। एक और इसी के साथ एक और डेट पर हम लोग नज़र डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे भी बच्चे होंगे जो 12th बोर्ड के साथ साथ जेई मेन का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, कुछ एक आध बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं देना चाह रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो जेई मेन का भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जेई मेन का सिलेबस मतलब डेट शीट है, वो स्टार्ट हुआ था आपको शिफ्ट 1, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एक जनवरी शिफ्ट और एक दूसरा मार्च अप्रैल में होता है। तो जनवरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो लास्ट ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जनवरी आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो मतलब 24 जनवरी से स्टार्ट था। और शिफ्ट 2 सेकेंड शिफ्ट जो आपका स्टार्ट था वो अप्रैल में। तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका शिफ्ट 1 होगा वो बोर्ड के जस्ट पहले, बोर्ड से 1 महीना या 15-20 रोज पहले, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, मतलब बोर्ड से पहले। और दूसरा, या तो बोर्ड आपका चलता रहेगा, या नहीं तो बीच में, या नहीं तो बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद, ठीक है। एग्जैक्ट मिड वे में तो नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में आपका सेकेंड आएगा। तो कहने का मतलब जो आप अपियरिंग में जेई मेन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपका तैयारी भयंकर हो, तैयारी मतलब एकदम कंप्लीट तैयारी हो, अच्छे से तैयारी हो, तो ही आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप ना तो ये कर पाएंगे ना तो ये कर पाएंगे। आप सोचेंगे अच्छा ठीक है हम बाद में पूरा एग्ज़ाम दे दूंगा तब करेंगे, तो भाई आप तो एग्ज़ाम ही दे रहे होते हैं, तो उतने ही दिन में आप कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। जो पढ़ना था 11th करने वाले कर रहे हैं, जिनको मेन जेई मेन में बैठना है वो बैठे हुए हैं, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। 11th में 12th जिनको करना है तो करेगा ना भैया, 11th और 12th। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा। सबका अपना अपना विजन है, जिसको जिस लेवल का जितनी बड़ी सफलता, त्याग और बलिदान उतना ही बड़ा है ना। बहुत बड़ा सफलता चाहते हैं तो बहुत बड़ा त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। खैर एनीवे, तो ये बात हो गई। तो ये आपको पहले होना चाहिए, और इसके लिए आपका तैयारी ज़बरदस्त होना चाहिए, और पहले होना चाहिए, एडवांस तैयारी होना चाहिए, तब तो आप जनवरी से पहले ही आपको तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन, जो मैंने बोला कि अब जो हम बोलेंगे वो बोर्ड के पर्पज से बोलेंगे, अभी केवल और केवल बोर्ड की बात बोलेंगे। अब तो हम ये बात बोल रहे हैं कि यदि आप 12th बोर्ड में बेहतर करना चाह रहे हैं
तो अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। या मान लीजिए जो जेई मेन का भी कर रहे हैं तो उनका भी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब अक्टूबर इज द लास्ट। ये अब कुछ दिन बाकी हैं, इसमें आपको कंप्लीट कर लिए हैं तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका मतलब वो तो हो गया रहता, अब वो छुट्टी इतना मार रहा है तो कहाँ से होगा। हम तो मतलब ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारे का, लेकिन कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पर छुट्टी, तो खिंचा रहा है सिलेबस। तो जो सिंसियर है पहले से, उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, और यदि नहीं है तो आप मतलब कर लीजिए। तो अक्टूबर तक आपका हो जाना चाहिए। अब आप एक्सटेंड करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से चलना है आगे, तो मतलब ये प्लानिंग है, वेल प्लान्ड वे है, आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो अभी तक क्या है कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे आपको क्या है कि अभी तक कुछ आर्य सवाल पढ़े होंगे, कुछ आदि शर्मा सर का बुक बनाए होंगे, कुछ केसी सन्हा सर का बुक बनाए होंगे, कुछ टुगेदर विथ, कुछ वगैरह वगैरह, मतलब अभी तक बहुत सारे बुक बनाए होंगे। लेकिन यदि आप बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, 12th बोर्ड में अच्छा करना चाह रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, उसमें आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपको रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों करेंगे, आपको अब केवल और केवल एनसीईआरटी पे फोकस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक सफिशियंट है, और मतलब ही इट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। वो मतलब लास्ट है आपके लिए, और वही सब कुछ है, क्योंकि वहीं से सब कुछ आने वाला है। डायरेक्ट वही क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, और या नहीं तो उसी से, उसी पैटर्न का, उससे बाहर बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। तो अब आप उसको ड्रॉप करके इसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं वो साथ में यदि ले सकते हैं तो वो अपना साथ में तैयारी के लिए कुछ भी चला सकते हैं दूसरा बुक। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी। तो समझिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिएगा तो एनसीईआरटी का बुक ये हो गया। दूसरी बात एक क्वेश्चन बैंक आपको बनाना है, एग्जाम्पलर बुक बनाना है, और सैंपल पेपर बना। सैंपल पेपर तो आप बाद में देंगे, जिसमें 10, 12 या 15 पेपर का क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। जब आप पूरा तैयार हो गए तो आप किन्हीं को बोल दीजिए कि भाई टेस्ट ले लो मेरा। ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं कि हम मेरा टेस्ट ले लो, जल्दी कौन बोलता है ना। तो टेस्ट किन को बोलिए, जो आपके मतलब ट्यूटर हो, है ना, टीचर हो, उनको बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए, पेरेंट्स जो चेक कर सके। और टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब 3 आवर का है, 3 आवर बैठिए, और 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में कंप्लीट करने का कोशिश करिए। घर पे कोई भी पेपर जो 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटा में पेपर कंप्लीट करिए, और ताकि आप वहाँ पर जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको टाइम मैनेज रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए ताकि स्पीड बढ़ेगा। एनसीईआरटी का ये तो टेक्स्ट बुक हो गया, दिस इज द टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी का ये टेक्स्ट बुक है। यदि आप एनसीईआरटी का बुक बोलेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बुक हो गया, दिस इज द टेक्स्ट बुक, और ये मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है। अब रही बात एक चीज़ और, क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर, ये एनसीईआरटी का ही बुक आता है मेरे पास, हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एग्जाम्पलर बुक है, ये अभी 11th का, पता नहीं 12th का कहीं इधर उधर मिल नहीं रहा है जल्दी। 11th का ये एग्जाम्पलर बुक है, एनसीईआरटी के तरफ से ही रिलीज किया गया है। और ये एनसीईआरटी का जो बुक आता है ठीक उसी तरह से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, जो एग्जाम्पल है तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे नहीं। लेकिन एग्जाम्पलर मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल हैं दूसरे पब्लिकेशन का, कोई भी पब्लिकेशन का, और वो सॉल्यूशन के साथ रहता है। ये ऊपर में तुरंत क्वेश्चन लिखेगा और क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो वो एकदम बेकार हो जाता है। भाई आपको तो सॉल्यूशन देखेंगे और सामने में सॉल्यूशन रहेगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि बिना सॉल्यूशन वाला। तो ये हो गया, तो ये मतलब हाईली रिकमेंडेड है। ये तो 11th का, आपको 12th का मतलब हम रिकमेंड करेंगे। ये 12th के लिए एग्जाम्पलर बुक, यदि आपको ये बुक ऑफलाइन में मिल रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं मिल रहा है तो आप इसका चैप्टर वाइज मतलब नेट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी एक बात हुई। अब ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो लास्ट में देखेंगे। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक की, कि कौन सा क्वेश्चन बैंक। तो ये है मतलब सीबीएसई में अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे पिछले 10 सालों का आप बना लीजिए, सफिशियंट है। 2010, 11, 12 से
जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका एक कलेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। वो बुक आप कोई भी कंपनी, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए जिसमें सारा क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, और उसको एक बार बनाना मस्ट है। इसलिए क्योंकि आपको आइडिया लगेगा अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा, जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन इसमें है, तो वो आपको आइडिया लगेगा। और वो यदि आप बना लीजिए, मतलब टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। बात समझ रहे हैं? तो हाँ, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए, या आपको कहीं गलती नहीं होना चाहिए। और टॉप करने के लिए तो सारे सब्जेक्ट होना चाहिए, केवल मैथ्स होने से तो ही ना होगा। हम मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं, मैथ्स के लिए तो ज़रूर रिकमेंड करेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपको बनाना चाहिए, और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी। ये बात हो गई। अब बात आती है रिवीजन एंड प्रैक्टिस की। ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। भाई साहब, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस करना है। एक तो होता है कि जो आप का बुक है, एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ा, तो उसी को बार बार बना रहे हैं, हो रहा बनाए, एक ही क्वेश्चन को आप कितना बार बनाइएगा, आपको लगेगा अरे बन ही तो रहा है, तब क्या होगा, तो उससे नहीं होगा। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब वो टेस्ट सीरीज का भी अलग अलग पैटर्न होना चाहिए, एक तरह का टेस्ट सीरीज नहीं, वो होना चाहिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टेस्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फुल सिलेबस टेस्ट, अलग अलग टॉपिक का। जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है तो उसका टेस्ट, किसी चैप्टर वाइज में, किसी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें यदि परेशानी हो रहे हैं तो उसका टेस्ट दीजिए। यदि टेस्ट में आपको अच्छा कर पा रहे हैं तो समझ है कि तैयारी है, नहीं हो पा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से टेस्ट, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसका भी टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ये सब तो ठीक है। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, एक फुल सिलेबस टेस्ट इन अ वीक, वंस इन अ वीक मस्ट है, कंपलसरी कर लीजिए, एकदम कहीं पर लिख लीजिए कि देना ही देना है, मतलब देना ही देना है। और ये दिन फिक्स कर लीजिए, संडे को किसी भी समय में, टाइम भी फिक्स कर लीजिए कि भाई 8 से 12 देंगे, मैंने 3 घंटा कम मत दीजिए, 8 से कितना, 8 से 11:30, 8 3 11, तो मतलब 8 2 10, 10:30, 8 से 10:30 दीजिए, क्योंकि 3 घंटे का होगा तो 8 से 11 देगा, आप 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो ये संडे को एक टेस्ट हम रिकमेंड करेंगे, और ये काम आपको मतलब नवंबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। नवंबर से आपको ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाना चाहिए। संडे को एक फुल टेस्ट एवरी संडे, और बीच में मतलब 1 या 2, एटलीस्ट 2 डेज मैंने बोला, कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा डेली आप दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो कम से कम 2 दिन, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो करना है ना। तो 2 दिन हम ये मैथ्स की बता रहे हैं भैया, बाद बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप देखिए, तो उसमें आप 2 दिन आप इधर रखिए, इसमें से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, या जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस का आपको जरूर यहाँ से एक संडे को होना चाहिए। ये बात हो गई। यदि आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देंगे कैसे, क्यों देंगे भाई, टेस्ट दे करके क्या मतलब है, यदि आप टेस्ट देते हैं तो आपको देखिए क्या क्या पता चल सकता है। आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, हाउ इज योर प्रिपरेशन, ये पता चलेगा। आपका स्पीड कैसा है ये पता चलेगा। स्पीड बढ़ाना है कि घटाना है, घटाना तो नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। कि कोई ऐसा नहीं है 3 घंटा का पेपर आप 1 घंटा में लिख दीजिए धर धरा करके। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो हमको लगता है कि आधे से ज़्यादा पेपर छोड़ दिए होइएगा। तो स्पीड बढ़ाने की बात हो सकती है, घटाना नहीं। तो आपको स्पीड ऑफ कोर्स बढ़ाना ही पड़ेगा। और आपको पता भी चलेगा एक चीज़, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सेक्शन होता है। तो जैसे MCQ सेक्शन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेक्शन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ही टाइम गुजार देते हैं, अब बाद में सब्जेक्टिव में पहुंचते हैं, पता चलता है कि अरे छूट गया बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अरे भाई मेरे, आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन पहले बनाइए। और ऑब्जेक्टिव आपका एकदम टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए, 10 या 15 मिनट या 20 मिनट में आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग। और जो क्वेश्चन, कोशिश करिए कि यदि बड़ा क्वेश्चन आप सेक्शन, बहुत लोग यही प्रीफर करते हैं कि जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं सेक्शन डी, वहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। और यदि आ रहा है आपको तो कहीं से भी बनाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में इस बात का समय नहीं दिया रहता है कि आप क्वेश्चन देखें, आप पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखे आप 5 मिनट पढ़ने लगे, अच्छा क्या था फार्मूला, क्या था फार्मूला, फिर दूसरा देखिए, अच्छा क्या था फार्मूला, अच्छा ऐसे होता, वैसे तो आता, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है।
उसके लिए टाइम तो ही ना दिया है। वो इतना ही टाइम दिया है कि क्वेश्चन आप देखे, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपका हाथ चलते रहना चाहिए और 3 घंटा कंटिन्यू चलना चाहिए। इनफैक्ट 3 घंटा का पेपर आपको 2.5 घंटा में कंप्लीट करना चाहिए, तब जाकर के आप उसको रिवीजन भी कर पाएंगे। क्योंकि उसी 3 घंटा में वो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आते हैं, आपको फॉर्म भरवाएंगे, आपको ये करवाएंगे, आपको वो करवाएंगे, है ना। फिर आप इधर देखिएगा, उधर देखिएगा, उधर टॉयलेट भी आपको जाना है, मतलब हज़ार तरह का परेशानी उसी 3 घंटा में है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश करिए 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एकदम हाथ तो राजधानी एक्सप्रेस से बुलेट ट्रेन की तरह चलना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आप अभी से करना स्टार्ट करें तब। तो आपका स्पीड कैसा है ये पता चलेगा, कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना है घटाना। एक चीज़ और आपको पता चलेगा, यदि आप टेस्ट देते हैं तो जैसे भी बना दे, लगता है कि अरे मेरे को तो आ ही रहा है तो बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन यदि आप देंगे तो जो आपके मेंटोर होंगे, जो टीचर होते हैं, जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करेंगे, तो वो आपको बता पाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये जो आपने लिखा सही लिखा कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है, 95% बच्चों को मैंने देखा है, बनाता तो है लेकिन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन नहीं रहता। वो बना दिया, आप कहता है कि हाँ बन गया, 5 नंबर का था, 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भैया, मतलब ज़बरदस्ती है क्या, रंगदारी है, 5 नंबर दे दिए 5 नंबर मिल जाएगा। अरे भाई साहब 5 नंबर तब मिलेगा, 5 नंबर के सॉल्यूशन लाइक रहेगा तब ना। आप जो लिखे हैं 5 नंबर का, तो 5 नंबर का सॉल्यूशन उसके लाइक होगा तभी तो मिलेगा। कहने का मतलब आपको पहले गिवन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ये ज़रा आप समझिए। आपको रहना चाहिए क्या, मतलब ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको देखिए कितना बात होना। सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको आप डेटा बोल सकते हैं, गिवन डेटा इन द क्वेश्चन, ये लिखना चाहिए। दूसरा, उससे रिलेटेड कोई फिगर है तो वो लिखिए। फार्मूला क्या यूज हो रहा है, फार्मूला, फार्मूला रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है तो वो आप लिखिए रिक्वायर्ड। फिर आप जा कर के मतलब स्टेप्स दिखाइए, और वो भी कंप्लीट स्टेप्स दिखाइए, तब जा कर के आपका फाइनल आंसर आता है। तो इतना चीज़ उसमें भरना रहता है, तब जा कर के आपको 5 नंबर मिलेगा ना। कि डायरेक्ट आप, कुछ लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देगा, धर धर आकर मारेगा, फार्मूला बैठा देगा, हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ये अलग बात है, वहाँ पर कुछ दया कर दे वो तो मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन सही तरह का क्राइटेरिया जो है जब चेक करेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि 5 नंबर की जगह 2 नंबर आता ही है, 5 नंबर में 3 नंबर। जब हम चेक करते हैं तो 5 नंबर में मुश्किल से 2, 2.5, 1.5 तक हम पहुँचा देते हैं। इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये आपको सीखना चाहिए और आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, और इस मतलब इस प्रोसेस से आपको ज़रूर गुजरना चाहिए कि क्या वो तरीका है। तो ये आपको पता चलेगा कि आपने जो लिखा क्या वो सही तरीका है, मतलब द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर। तो ये बहुत मैटर करता है, और ये आपको एक अच्छे टीचर मेंटर या जिसके मतलब जिनसे आप पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग में, आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, उनका सहयोग लेकर के, सपोर्ट लेकर के, और आप ये काम कर सकते हैं। पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, और यदि वो व्यस्त होंगे, यदि सब पेरेंट्स तो मतलब फ्री नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर आपको टीचर की ही ज़रूरत पड़ेगी। और इन केस आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, या कहीं भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आती है, इन सभी के लिए आपको ज़रूरत होगी, मतलब ये जो भी चीज़ है, मतलब अभी जो आपने देखा कि टेस्ट कैसे लेना है चैप्टर वाइज, आप खुद नहीं कर सकते हैं। आप अपना टेस्ट खुद ही कैसे देखेंगे, आप तो अपने ही ले लीजिएगा, 100 में 100, 100/100 लिख करके आ जाएगा, मतलब लगेगा अपना तो सब सही लगता है, तो आप थोड़ी ना पता कर पाइएगा कि कहाँ गलतियाँ हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे मेंटोर की, ट्यूटर की, टीचर की, पेरेंट्स सपोर्ट की, और अच्छे फ्रेंड सर्कल की। फ्रेंड्स ऐसे होना चाहिए जो आपको पढ़ाई, सारे फ्रेंड अच्छे होते हैं लेकिन कुछ एकेडमिक फ्रेंड्स होंगे, कुछ नॉन एकेडमिक फ्रेंड होंगे। तो एकेडमिक फ्रेंड जो आपको पढ़ाई में, कुछ ऐसे होंगे जो व्हाट्सअप फेसबुक ये सब चलाते रहे, व्हाट्सअप फेसबुक पर भी रहिए, तो ऐसे जगह रहिए जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता हो, समझ रहे हैं। तो मतलब अच्छे, जहाँ पर आप कुछ अच्छा डिस्कशन कर पाए, आप कुछ सीख सके, तो वैसे फ्रेंड सर्कल आपके पास होना चाहिए, और जिससे आपको कुछ मिलेगा। इस बातों से आपको थोड़ा सा मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए, एवॉइड निगेटिव इन्वायरमेंट। चूंकि एग्जाम का टाइम आ गया, नियर बाय टाइमिंग है और बहुत ही क्रूशियल टाइमिंग है, बहुत लोगों का दिल का धड़कन तेज हो गया है।
मतलब कैसे होगा, क्या करूँगा, नहीं होगा, हाय हाय मैं तो लुट गया, ये वो, मतलब इतना परेशानी हो गया कि मतलब अब चूंकि साल भर नहीं पढ़ा, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है 11th नहीं पढ़ा है, 12th नहीं पढ़ा है, अभी 2-3 दिन पहले इंक्वायरी आया था कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है। ऑनलाइन इंक्वायरी आया था, ऑनलाइन मेरे पास आते रहता है, जयपुर से आया था, कह रहा है क्या कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है। हमने बोला कि पढ़ना है, हम बोले क्या पढ़ना है, तो 12th का सिलेबस। तो हम बोले होगा मतलब 2-3 कोई एक आध टॉपिक या चैप्टर, कह रहा कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है। धन्य, हम बोले प्रणाम, आपको प्रणाम आप पढ़िए, हमसे अभी पॉसिबल नहीं है। अभी कैसे पॉसिबल है मतलब पूरा सिलेबस पढ़ाना। तो ये बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो आपको मतलब निगेटिव एनवायरनमेंट से बचिए, और आप मतलब चूंकि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन मेक द इन बेटर वे, और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए। रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब और अपना तैयारी, मतलब कभी भी अपना जो भी आपका काम है मतलब पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ये बात है ना, अपना तैयारी पूरी निष्ठा, कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मार्केट में बहुत तरह का बुक आता है, आपको जो बुक है वो लीजिए। हम किसी भी बुक का प्रमोशन या मतलब इस तरह का ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये मेरे पास बुक है, हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको यहाँ पर यदि बात किया जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन बैंक की बात आपने मैंने बताया था, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज आप कोई भी मार्केट से, मतलब मेरे तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है, ये हमसे आप पूछिएगा तो हम ये रिकमेंड करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से आपको कंपल्सन नहीं है कि आप यही लीजिए। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं 12th में, ये नो डाउट बहुत ही बेहतरीन बुक है मेरे तरफ से, ठीक है। और आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। यह है क्या, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक 2011 से 2024 मार्केट में आ चुका है, मतलब पब्लिश हो चुका है, अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है, मार्केट में आया है। तो आप ये ऑफलाइन में भी जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक मेरे पास ये बुक भी होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास 2011 से लेकर के, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है, 2011 से यही बुक है। अभी हाल ही में मैंने भी मंगाया है 2011 से 24। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही है, सॉल्यूशन है बाद में है, बीच बीच में सॉल्यूशन है। इसमें देख रहे हैं आप, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए चैप्टर 3 है तो थोड़ा बहुत ये थ्योरी दिया, और थ्योरी देने के बाद खाली क्वेश्चन। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको दिख रहा होगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है केवल और केवल क्वेश्चन है भाई साहब, केवल और केवल क्वेश्चन है। देखिए हर एक तरह का क्वेश्चन है, केवल और केवल क्वेश्चन है, आपको शायद दिख रहा होगा, केवल और केवल क्वेश्चन है। अलग अलग मार्क्स का, कितने मार्क का पूछा था वो सब, और यहाँ बाद में एक्सप्लेनेशन है, तो आप बाद में देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बुक में मैंने देखा है कि जैसे ये आप लिए तो ये क्वेश्चन है और उसके जस्ट नीचे में सॉल्यूशन दिया रहता है, वो सही नहीं रहता है, वो मतलब बहुत ही बकवास। यही क्वेश्चन और यही सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन को कम देखिएगा और सॉल्यूशन को ही ज़्यादा देखिएगा, तो वो बुक छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा बुक लीजिए जिसमें क्वेश्चन एक जगह, सॉल्यूशन एक जगह हो, तो सॉल्यूशन बाद में दिया हुआ है। तो इसलिए ये बुक मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है, मेरे हिसाब से, हम बार बार बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। मतलब ये बुक तो एकदम दिल को छू लेने वाला है, हम क्या ही बताएं इस बुक के बारे में। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इतना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें, ज़बरदस्त। जैसे देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का हमको, हम चाह रहे हैं कि दिखा दें, ये इंटीग्रेशन का है, ये इंटीग्रेशन का है, ये भी इंटीग्रेशन का आपको दिख रहा होगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, देख रहे हैं कितना कलेक्शन है इंटीग्रेशन का, एक जगह सारा क्वेश्चन है। तो आपके लिए ये बहुत ही काम का हो सकता है और आप ये बना सकते हैं। तो ये बात हो गई। और इसके बाद ये सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर भी आ चुका है मार्केट में, ये भी आप ले सकते हैं, 12th बोर्ड मैथमेटिक्स सैम्पल 2। तो ये सैम्पल पेपर, इसमें आपको 15 सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं और ये आप खरीद सकते हैं। मेरे पास देखिए, एक मेरे पास ये और भी बुक था 2011 से 2023, बात समझ रहे हैं, पिछले साल मैंने ये परचेज किया था। 2011 से 23 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चूंकि 2024 के लिए बताना था, उनको रिकमेंड करना था, तो 24 में तो पेपर हुआ नहीं था, तो 2011 से 23 तक का, और अभी चूंकि 25 में एग्ज़ाम होने वाला है तो 24 का एग्ज़ाम हो गया है, तो फिर हमने बुक चेंज कर दिया। बुक खरीदने में लोग यहाँ पर कपड़ा चेंज करेगा, जीन्स टी शर्ट ये वो ब्रांडेड, बुक नहीं रखेगा। अच्छा, बुक लेने में उसको बहुत परेशान, बुक तो देखिएगा पायरेटेड बुक खरीदेगा कहीं से, मतलब क्या बोलते हैं, जो सेकेंड हैंड बुक है वो खरीदे। बुक
अच्छा नहीं खरीदेगा। क्या बात है भाई। तो ये बात हो गई आपको। और अच्छा, आपको एक चीज़ बताए थे, जो बच्चे ट्वेल्थ अप्लाइड मैथ्स के होंगे तो अप्लाइड मैथ्स का भी आता है सैम्पल। अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन बैंक अभी तक मार्केट में नहीं रिलीज हुआ है। अप्लाइड मैथ्स का सैम्पल पेपर जरूर आ रहा है। तो जो अप्लाइड मैथ्स के बच्चे होंगे कॉमर्स में, तो उनके लिए ये मतलब इंफॉर्मेशन जरूरी का हो सकता है। ये हो गया आपको। अब चलिए यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, जब बात हो गई तब जो बच्चे हमारे जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन और फिर एडवांस, जिनको आईआईटी जेई में जाना है, आईआईटी कॉलेज में जाना है, तो एडवांस निकलेगा, एडवांस क्वालिफाई करेगा तो होगा। जेई मेन का तैयारी कर रहा है, अभी तक का जो भी पढ़ना था, अभी तक तो वो बहुत सारे बुक बनाए होंगे, आर एस वाल, आर डी शर्मा, या नहीं तो हो सकता है सिंगेज बनाए होंगे, अरियंट बनाए होंगे, सब नहीं बनाया होगा, है ना। कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए होंगे तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बुक लिए होंगे। अब सारे बच्चे को मतलब मेरा मानना है कि इस पे फोकस करना चाहिए। ये हो गया इसका क्वेश्चन बैंक। मतलब अभी तक 47 ईयर में आईआईटी में जितने भी आईआईटी जेईई में जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख रहे हैं आप, 1978 1978 से लेकर के 2024 तक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसका कलेक्शन एक जगह है। समझ रहे हैं। ये भी बुक मेरे पास है, अभी हाल ही में मैंने लिया। ये हर साल चेंज हो जाता है। अभी आया है ना 2024, अब अगले साल 2024 हो जाएगा तो 25 के मतलब अगले साल 26 के लिए जो तैयारी करेगा 2026 में जो देगा, तो 2025 में एग्जाम हुआ रहेगा तो फिर बुक चेंज हो जाएगा, तो खरीदना पड़ता है। अभी देखिए मेरे पास, ये मेरे पास भी हर साल का बुक है। तो इसमें केवल और केवल कलेक्शन ऑफ बुक मतलब क्वेश्चन, और एक दूसरा है ये चैप्टर वाइज, और ये दूसरा है आपको शिफ्ट वाइज। शिफ्ट वाइज में क्या होता है आपको, शिफ्ट वाइज में क्या होता है कि जैसे जनवरी शिफ्ट 24 जनवरी को पेपर हुआ तो उसमें कितना क्वेश्चन आया, तो वो सारे चैप्टर से मिला के, तो पर्टिकुलर शिफ्ट में कितना आया तो पूरे सिलेबस से आया होगा, तो वो पूरा शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आप समझ लीजिए। तो इसमें टोटल देख लीजिए 104 सेट ऑफ क्वेश्चन है। यदि आप केवल इतना बना लीजिए मेरे दोस्त, आप ये मतलब इस बात को समझिए, यदि आप केवल इतना बना लीजिए तो आपको मतलब बेहतर परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बुक मेरे पास होगा। ये देखें यहाँ पर 2019 से लेकर के 2023 तक, ये 24 मतलब अभी लेटेस्ट नहीं आया है ना, समझ रहे हैं। 2019 से 23 तक में जो पूछा गया है वहाँ तक का है, तो 2024 तक का जो पूछा गया था वहाँ आना चाहिए ना। मार्केट में अभी तक नहीं आया, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आएगा तो हम ज़रूर ले लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपको। तो ये मैंने आपको बताया बुक के बारे में कि कौन कौन सा बुक बनाना चाहिए। मेरे तरफ से ये बुक है, मार्केट में बहुत ही अच्छा बुक है, और बाद बाकी आप जो भी बुक को आप पढ़िए। तो मतलब ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करें, ये डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट करें। हम चाहेंगे ये हमारे मतलब इस लेक्चर को जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे जो भी बच्चे हैं 12th के, वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिया जाए, और ताकि उनको हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, तो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी मतलब ये टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कैसे करना है, तो उनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो हम लोग किसी और टॉपिक में मिलते हैं, किसी और मतलब टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर रुकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद आप सभी लोगों को।